हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल हो जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज का मेन टॉपिक और समझते हैं कि सेल वॉल होता क्या है। ठीक है, तो जनरली अगर आपने सेल वॉल देखा होगा तो सेल वॉल आपको प्लांट सेल्स के ऊपर भी देखने को मिल जाता है, बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। फंजाई की बात करें तो फंजाई में भी मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम एल्गीज की बात करें तो वहां पर भी आपको सेल वॉल देखने को मिल जाता है। ठीक है, सेल वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल को आपस में डिफरेंशिएट करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि एनिमल सेल के ऊपर आपको क्या है सेल वॉल देखने को नहीं मिलता, लेकिन प्लांट सेल के अंदर आपको सेल वॉल देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि सेल वॉल होता क्या है। ठीक है, तो जनरली आपने पढ़ा है कि जो सेल वॉल है सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल की अगर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूं, सपोज करो ये एक सेल मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, और ये सेल का क्या है सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है सेल मेम्ब्रेन है। तो यहां पर क्या होगा सेल मेम्ब्रेन के जस्ट आउटर स्ट्रक्चर में, इसके बाहर में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। और ये जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है इसी को हम क्या बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल का काम क्या है प्लांट सेल के अंदर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, रिजिडिटी मेंटेन करके रखना, ऑस्मोसिस मेंटेन करके रखना। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जिसको अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो सेल वॉल क्या है सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है और ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जनरली अब क्योंकि सेल के बाहर प्रेजेंट है तो अगर मुझे सेल वॉल की डेफिनेशन डिफाइन करनी हो तो मैं लिख सकता हूं कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्या है ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। क्या है ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, सेल वॉल क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ये प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, या बोल सकते हो सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रेजेंट आउटसाइड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोल रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोल रहे हैं, यानी ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि जो सेल वॉल है वो एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको बनाने में लिविंग कंपोनेंट हेल्प करता है, यानी बात करें कि जो लिविंग प्रोटोप्लास्ट है वो बनाता है। ठीक है, ये है एक्चुअल में कैसा नॉन लिविंग कंपोनेंट है, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये कैसा है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर विच इज formed from या formed by living प्रोटोप्लास्ट। यानी ये क्या है सेल वॉल एक आपका नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बनता किससे है लिविंग प्रोटोप्लास्ट से इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज हमें इसके बारे में समझना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि सेल वॉल एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है। ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जिसका फॉर्मेशन लिविंग प्रोटोप्लास्ट से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होगा उसका जो फॉर्मेशन है उसको बनाने के लिए जो कंपोनेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उसके अलावा अगर हम एल्गी की बात करें तो वहां पर कंपोनेंट आपको अलग देखने को मिल जाएंगे। अगर हम फंजाई की बात करें तो वहां पर अलग होगा, बैक्टीरिया की बात करें तो वहां पर अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना है। तो आज का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम प्लांट सेल को डिफाइन करने वाले हैं, उसको डिटेल करने वाले हैं। ठीक है, तो जनरली ये जो आपका सेल वॉल है इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये सपोर्टिव, ये कैसा है सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन शो करता है, एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। ये ध्यान रखना है कि इसका काम क्या होगा कि ये सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है, ये चीज हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सेल वॉल है, सेल वॉल आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल जाता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। ठीक है,
तो बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल आपको देखने को मिल जाता है। और बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन, किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन, ग्लाइकन एंड म्यूरिन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरिन का बना हुआ होता है। क्या चीज होती है इसको बाद में बैक्टीरिया के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको ये जानना है कि जो बैक्टीरिया है उसका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन का बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई में भी आपको क्या देखने को मिल जाता है, यहाँ पर सिंपल सा आपको एक सेल वॉल देखने को मिल जाएगा जो कि काइटिन का बना हुआ होता है। वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। ये चीज आपको उसके बारे में याद रखना है। अगर हम बात करें एल्गी की, एल्गी की, तो एल्गी में किसका बना होता है, सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज एंड पेक्टिन, सेलुलोज एंड पेक्टिन लाइक मटेरियल का बना हुआ होता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो किसका बना होगा, सेलुलोज एंड पेक्टिन लाइक मटेरियल का बना हुआ होगा, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हम डिटेल करने वाले हैं, वो डिटेल करने वाले हैं प्लांट सेल वॉल के ऊपर, ठीक है। तो आज जो हमारा डिटेल लेक्चर है वो किसके ऊपर है, प्लांट सेल वॉल के ऊपर हमें आज इसे डिस्कस करना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर कुछ चीजों को हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्या है, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा ये जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है, आपका नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको बनाने में कौन हेल्प करता है, लिविंग प्रोटोप्लास्ट हेल्प करता है, यानी लिविंग प्रोटोप्लास्ट से ये बनता है, ठीक है। मेन फंक्शन की बात करें तो सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन को शो करता है। उसके अलावा प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, उसका शेप को मेंटेन करके रखने का ये काम करता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन हो गया या म्यूरिन हो गया, इसका बना हुआ होता है। फंजाई की बात करें तो काइटिन का बना हो सकता है, और एल्गी की बात करें तो सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ हो सकता है। ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें जो इंट्रोडक्शन है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आई होप आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो भी अच्छी चल रही होगी। अगर फिर भी कोई लगता है, कोई इशू बन रहा है, तो आप वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर हम ये डायग्राम देखें, ये एक प्लांट सेल का डायग्राम मान लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल के डायग्राम में जो सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका मिडिल लैमेला होता है। वो क्या होता है, आपका मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला के जस्ट नीचे क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी सेल वॉल के नीचे सेकेंडरी सेल वॉल होता है। लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसके अंदर आपको 3 लेयर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आउटर लेयर हो गया, मिडिल लेयर हो गया, इनर लेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो ल्यूमेन है, इसी के अंदर बाकी आपका सेल मेम्ब्रेन या वो जो दूसरा सेल है या जो सेल है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो कैसा होगा, सबसे ऊपर मिडिल लैमेला, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, फिर आता है सेकेंडरी सेल वॉल। और ओकेजनली कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर टर्शरी सेल वॉल भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर डाउट बन रहा है, कोई ऐसी पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। अगर हम प्लांट सेल वॉल की बात करें तो प्लांट सेल वॉल के अंदर हमें 3 लेयर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, 3 layers can be seen, ठीक है। 3 लेयर हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी अगर हम बात करें किसी भी प्लांट सेल के अंदर जो सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर होगा वो आपका होता है मिडिल लैमेला। आपका क्या होगा, मिडिल लैमेला, ये सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आप देखो क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। उसके जस्ट नीचे क्या होगा, प्राइमरी सेल वॉल होगा, ठीक है। और जो सबसे अंदर होता है वो आपका क्या होता है, सेकेंडरी, वो होगा आपका सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। अगर हम बात करें ओकेजनली, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर सेल में देखने को मिले, ओकेजनली अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ओकेजनली थोड़ी बहुत अगर स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए तो आप उसको प्लीज मेंटेन कर लीजिएगा। तो अगर हम ओकेजनली की बात करें, ओकेजनली, ठीक है, ओकेजनली क्या होता है, आपको टर्शरी सेल वॉल भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सभी में देखने को मिलेगा, किसी किसी में टर्शरी सेल वॉल भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ओकेजनली टर्शरी सेल वॉल कैन ऑल्सो बी सीन, ये आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है।
तो कहाँ देखने को मिलेगा, जब टर्सरी सेल वॉल अभी आगे डिटेल करेंगे तब उसको समझेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर हम एक सेल वॉल के स्ट्रक्चर को देखें तो हमें उसके अंदर 3 लेयर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमें क्या देखने को मिल जाते हैं, 3 लेयर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक होता है आपका मिडिल लैमेला, दूसरा होता है आपका प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, दूसरा क्या होगा प्राइमरी सेल वॉल, और सबसे इनर वाला क्या होता है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। अब सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर भी आपको 3 लेयर देखने को मिल जाता है, जैसा कि पीछे डायग्राम में देखा था, ठीक है। तो इसमें भी 3 लेयर आपको देखने को मिल जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो छोटी सी चीज है जिसको हमें अच्छे से याद रखना है कि सेल वॉल के अंदर 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। ओकेजनली आप देखेंगे कि किसी किसी प्लांट के अंदर आपको टर्सरी सेल वॉल भी देखने को मिल जाता है। तो ये हमें स्ट्रक्चर के बारे में, इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारे स्ट्रक्चर्स को 1 बाय 1 डिटेल करेंगे, ठीक है। जैसे कि मिडिल लैमेला के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे, प्राइमरी सेल वॉल के बारे में जाएंगे, सेकेंडरी सेल वॉल, उसके बाद टर्सरी सेल वॉल के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर हम मिडिल लैमेला की बात करें तो मिडिल लैमेला क्या होता है, जैसे सपोज करो ये सेल नंबर 1 है, ये एक फर्स्ट सेल है, और ये हो गया आपका सेकेंड सेल, ये आपका क्या हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ठीक है। 2 सेल मान लेते हैं, ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है, ठीक है। तो इन दोनों सेल को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, इन सेल को आपस में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक बीच में एक लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो लेयर प्रेजेंट होगा, इसी तरीके से ये जो लेयर है ये आपको बाकी सेल के साथ भी देखने को मिलेगा, ये वाली जो लेयर है ये बाकी सेल के साथ भी ये लेयर देखने को मिलता है। इस लेयर को, जो 2 सेल के बीच में जो लेयर होता है, इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, मिडिल लैमेला बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मिडिल लैमेला बोलेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, पहली चीज कि इसका जो फॉर्मेशन होता है कहाँ बनता है, फॉर्म्ड बिटवीन एडजेसेंट cell wall formed between adjacent cell wall during सेल डिवीजन के समय दोनों सेल के या दो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एक के जस्ट बाद दूसरा जो सेल होता है उसको एडजेसेंट सेल बोलते हैं, ठीक है। तो एडजेसेंट सेल यानी जब सेल डिवाइड होके जब 2 सेल का फॉर्मेशन होता है तो दोनों सेल के बीच में बनता है, ठीक है। चीज आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि ये जो मिडिल लैमेला है किस चीज से मिलकर बनता है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर यानी कंसिस्ट ऑफ थिन लेयर ऑफ इंटरसेलुलर मटीरियल। मतलब ये जो आपका मिडिल लैमेला है वो किसका बना हुआ होता है, एक थिन लेयर का बना होता है, जिसको हम इंटरसेलुलर मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। इंटरसेलुलर मटेरियल से ये मिलकर बनता है, ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब ये इंटरसेलुलर मटेरियल क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इंटरसेलुलर मटेरियल की बात करें तो ये एक विस्कस एंड जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। विस्कस एंड जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो कि सीमेंटिंग मटेरियल की तरह वर्क करता है, ठीक है। विस्कस एंड जेली लाइक सब्सटेंस या मटेरियल आप बोल सकते हो, ठीक है। ये कैसा करता है, एक्ट एज सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन द सेल्स, यानी 2 सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए मिडिल लैमेला ही बेसिकली हेल्प करता है, इसलिए इसको हम सीमेंटिंग मटेरियल बोल देते हैं। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सो ये इसके बारे में याद रखना है कि जेली लाइक होगा, ठीक है, विस्कस होता है, जेली लाइक होता है, और ये 2 सेल बेसिकली जो 2 सेल है उसको आपस में कनेक्ट, उनको जोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए ये किसकी तरह वर्क करता है, सीमेंटिंग मटीरियल की तरह वर्क करेगा। ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो मिडिल लैमेला है, ठीक है, मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ यानी किसका बना हुआ होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ, पहली चीज कि इसके अंदर आपको पैक्टिन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको सेलुलोज देखने को मिल जाएगा। तीसरी चीज बात करें यहाँ पे तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम
मैग्नीशियम पैक्टेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको पॉलीमर्स देखने को मिल जाएगा, पॉलीमर्स ऑफ डिफरेंट टाइप, पॉलीमर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप, यानी अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स का भी बना हुआ होता है, ठीक है। सो इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाएगा, अगर हम मिडिल लैमेला की बात करें तो मिडिल लैमेला के अंदर आपको पैक्टिन देखने को मिल जाएगा, सेलुलोज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट हो गया, उसके अलावा क्या हो गया, पॉलीमर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो पैक्टिन है, ठीक है, पैक्टिन को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक कोलोइडल सब्सटेंस। ये बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक कोलोइडल कोलोइडल सब्सटेंस। ये क्या होगा, हाइड्रोफिलिक कोलोइडल सब्सटेंस है। इसका मतलब क्या होता है हाइड्रोफिलिक कोलोइडल सब्सटेंस, यानी क्योंकि ये पानी को अट्रैक्ट कर सकता है, पानी के साथ बॉन्ड बना सकता है, जिसकी वजह से जब पानी के साथ ये एक्ट कर देता है तब ये थोड़ा सा विस्कस जेली लाइक मतलब स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो मिडिल लैमेला के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, पैक्टिन, सेलुलोज, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। उसके अलावा क्या है, आपको अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका कॉम्पोजिशन होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो जनरली मिडिल लैमेला की बात करें तो कहाँ बनता है, फॉर्म्ड बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, ठीक है। मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन एडजेसेंट सेल के बीच में होता है, और ये कब हो रहा होगा, जब सेल डिवीजन का प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या है, जो मिडिल लैमेला है दो सेल्स के बीच में एक इंटरसेलुलर मटेरियल की तरह वर्क करता है, ठीक है। ये किसकी तरह वर्क करता है, इंटरसेलुलर मटेरियल की तरह वर्क करता है, जो कि विस्कस होता है, जेली लाइक होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ये सीमेंटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। सीमेंटिंग मटेरियल का मतलब कि दो सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अगर मिडिल लैमेला की बात करें किस चीज से मिलके बनता है, इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर आपको पैक्टिन देखने को मिल जाएगा, सेलुलोज देखने को मिल जाएगा, कैल्शियम हो गया, उसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा पॉलीमर्स देखने को मिल जाएगा, अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी चीजों से मिलके आपका मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से एक सेल वॉल को देखें तो जो सबसे ऊपर वाला ये जो लेयर आप देख पा रहे हो, ये लेयर, ये वाली लेयर, इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, मिडिल लैमेला बोलते हैं। ये चीजें हम इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। मिडिल लैमेला का काम क्या है, दो एडजेसेंट सेल्स को आपस में ये कनेक्ट करता है। ये चीज हमें इसके बारे में बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको जो मिडिल लैमेला है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करेंगे मिडिल लैमेला के बाद आपका जो दूसरा स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। तो अगर प्राइमरी सेल वॉल की बात करूं तो प्राइमरी सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है ये क्या होगा, ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस, यानी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो अर्ली स्टेजेस होता है उस समय इसका फॉर्मेशन हो रहा होता है। यानी जब प्लांट सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहा होता है डिवीजन होने के बाद, यानी मिडिल लैमेला जब बन जाता है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस केस में क्या है, आपका प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या होगा, फॉर्म्ड ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो अर्ली स्टेजेस होती है उस समय ये आपको बनता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। चीज आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये आपको ऑलमोस्ट सारे प्लांट में मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि फाउंड इन ऑल प्लांट्स, ठीक है। सारे ही प्लांट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो आपका प्राइमरी सेल वॉल है इसकी जो थिकनेस होती है, ठीक है, इसकी जो थिकनेस होती है, थिकनेस हमें याद रखनी है। थिकनेस लगभग इसकी कितनी होती है, 1 से लेके 1 to 3 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। 1 से 3 माइक्रोमीटर थिक होगा। ये चीज हमें इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कंपोज्ड ऑफ किस किस चीजों से मिलकर बना होगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको मेनली क्या देखने को मिलेगा, सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज मेनली यानी मैक्सिमम मेनली सेल्यूलोज होगा, ये चीज आपको याद रखना है।
सेलुलोज के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आपको हेमी सेलुलोज भी देखने को मिल जाएगा, हेमी सेलुलोज हो गया। हेमी सेलुलोज की अगर हम बात करें उसके बाद आपका पैक्टिक पैक्टिक कंपाउंड्स हो सकता है, पैक्टिक कंपाउंड्स, पैक्टिक कंपाउंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो ये किन किन चीजों से मिलकर बना होगा, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिक्स कंपाउंड्स का ये बना हुआ होता है, ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो प्राइमरी सेल वॉल होता है ये थोड़ा आपका इलास्टिक नेचर का होता है, इसलिए जब सेल ग्रोथ कर रहा होता है तो उसके साथ साथ प्राइमरी सेल वॉल के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो कैसा होता है, इट इज इलास्टिक, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल कैसा होता है, इलास्टिक होता है एंड अंडरगो एंड अंडरगोज एक्सटेंशन एंड अंडरगोज एक्सटेंशन विद सेल ग्रोथ, यानी जैसे जैसे सेल ग्रोथ करेगा वैसे वैसे जो आपका प्राइमरी सेल वॉल है उसके अंदर भी एक्सटेंशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं, जैसे अगर हम बात करें कि जैसे मैनी रूट्स हो गए, बहुत सारे रूट्स हो गए। उसके अलावा बात करें फ्लैशी स्टेम हो गए, ठीक है। उसके अलावा फ्रूट्स एंड लीव्स हो गए, फ्रूट एंड लीव्स। उसके अंदर आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल और मिडिल लैमेला होता है, ठीक है। सो मिडिल आप बात करें, बहुत सारे रूट हो गए, फ्लैशी स्टेम्स हो गया, फ्रूट एंड लीव्स हो गए, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ओनली प्राइमरी सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखना है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो आपको उन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है जो थोड़ा सा वुडी हो जाते हैं, ठीक है। जो लकड़ी के लिए जिन प्लांट्स का हम यूज करते हैं उन प्लांट्स के अंदर आपको बेसिकली क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल देखने को मिलता है या वो ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर क्या होगा, जो प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल बनता कैसे है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो सेलुलोज है, ठीक है, जो यहाँ प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो सेलुलोज होगा वो बेसिकली आपस में इंटरवुवेन होते हैं, यानी आपस में ऐसे, जिस तरीके से यहाँ पर ध्यान दो, इस तरीके से आपस में बुंधे हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो कि आपस में एक दूसरे से बुंधे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हम सिंपल सा वो नहीं होता, मम्मी सर्दियों के समय में स्वेटर बुनती है तो आपस में किस तरीके से धागे एक दूसरे के ऊपर पिरो के उसको अच्छे से बांध देती है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो प्राइमरी सेल वॉल का जो सेलुलोज होता है वो बेसिकली क्या है, आपस में इंटरवोवेन होता है, ठीक है, इंटरवोवेन होगा। और यहाँ पर जो सेलुलोज बनाने के लिए जो ग्लूकोज यूनिट की जरूरत पड़ती है वो लगभग 8000 से 12000 ग्लूकोज यूनिट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो यहाँ पर हम इस पॉइंट को लिख लेंगे कि द सेलुलोज ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, द सेलुलोज ऑफ प्राइमरी सेल वॉल आर लूजली इंटरवोवेन, ठीक है, लूजली इंटरवोवेन, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है, इसके अंदर जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब कि कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलके पॉलीमराइज होके एक सेलुलोज बना रहे हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 8000 से लेके 12000 तक की जो ग्लूकोज यूनिट है, ठीक है, जो ग्लूकोज यूनिट है वो आपस में पॉलीमराइज होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इनका जो डायमीटर होता है, ठीक है, सो दे आर अबाउट 100 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। तो एक बार क्या है, इन सभी चीजों को, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो प्राइमरी सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका अर्ली स्टेजेस में ही होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जिस समय प्लांट सेल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रहा होता है उसी समय आप देखेंगे कि जो प्राइमरी सेल वॉल है उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप देखेंगे कि ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये आपको हर एक प्लांट में देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर जिसकी जो थिकनेस होती है वो 1 से
3 माइक्रोमीटर तक होती है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगर इसके अंदर प्रेजेंट मेन कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंदर आपको मेनली सेलुलोज देखने को मिल जाएगा, हेमी सेलुलोज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करें तो पैक्टिक कंपाउंड यानी पैक्टिन से रिलेटेड कंपाउंड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो इलास्टिक नेचर का होगा, मींस कि जैसे जैसे सेल के अंदर ग्रोथ हो रहा होता है, यानी सेल का साइज अगर बढ़ रहा होता है तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो सेल वॉल है, जो प्राइमरी सेल वॉल है, उसके अंदर भी आपको एक्सटेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि जो बहुत सारे रूट्स हैं, फ्लैशी स्टेम है, या फ्रूट है, या फिर लीव्स की बात करें तो उसके अंदर आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल देखने को मिलेगा और मिडिल लैमेला देखने को मिलता है, यानी इसके अंदर आपको सेकेंडरी सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या होता है जब प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो सेलुलोज है, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है वो सेलुलोज से होता है, ठीक है। तो जो प्राइमरी सेल वॉल का जो सेलुलोज होता है वो जैसे यहाँ पर देखो आपस में इस तरीके से बुंधे हुए हैं जैसे कि धागा बुंधा हुआ है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, लूजली इंटरवुवन होता है। और यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल है जिन्होंने इंटरवुवन कर रखा है वो आपस में बेसिकली आप बोल सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है वो लगभग 8,000 से 12,000 ग्लूकोज यूनिट का होता है, तो ये चीज हम इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होगा, लगभग 100 एंगस्ट्रॉम के करीब होता है। तो ये बात हमें प्राइमरी सेल वॉल के बारे में याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको जो प्राइमरी सेल वॉल है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, एज सिंपल एज हो जाए, कि जिससे कि ये समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। बस इन सारे पॉइंट्स को आपको क्या है अच्छे से एक बार याद कर लेना है। इस पूरे लेक्चर का जो पीडीएफ है डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आफ्टर लेक्चर क्या है आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि क्या है आपको नोट्स बनाने की भी झंझट नहीं रहेगी। सिंपल सा क्या है डाउनलोड करना है और इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना है, देन आपका पूरा का पूरा प्राइमरी सेल वॉल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम है उसके अंदर आप एज मच एज क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तब तक सारी चीजें हमारे दिमाग में घुसती नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हमें इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की, ठीक है। तो अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है वो प्राइमरी सेल वॉल के नीचे होता है, ठीक है। यानी क्या होगा, प्राइमरी सेल वॉल है उसके जस्ट नीचे 3 लेयर्स की बनती है, तो सेकेंडरी सेल वॉल का क्या होगा, प्राइमरी सेल वॉल के बाद में होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हम बोल सकते हैं लेट डाउन ऑन द प्राइमरी, यानी इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, आपके सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन प्राइमरी सेल वॉल की वजह से ही होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं लेट डाउन ऑन प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। लेट डाउन ऑन प्राइमरी सेल वॉल व्हेन प्राइमरी सेल वॉल फिनिश इट्स ग्रोथ, व्हेन प्राइमरी सेल वॉल finished इट्स ग्रोथ। यानी अगर प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ग्रोथ बंद हो जाता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी सेल वॉल होता है इलास्टिक नेचर का होता है, तो उसके अंदर जैसे जैसे सेल ग्रो कर रहा होता है वैसे वैसे क्या है वो भी ग्रो करेगा, ठीक है। तो जैसे ही प्राइमरी सेल के अंदर ग्रोथ बंद हो जाता है, उसकी वो इलास्टिक होना कम कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि उसी के नीचे आप देखेंगे कि सेकेंडरी सेल वॉल का भी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अभी जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये आपको हर सेल के अंदर या हर प्लांट सेल के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको कुछ लिमिटेड सेल्स के अंदर या स्पेशलाइज सेल्स के अंदर ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको फाउंड ओनली इन सर्टेन मैच्योर एंड स्पेशलाइज सेल्स, यानी कुछ मैच्योर्स और स्पेशलाइज सेल के अंदर ही इसका हम बोल सकते हैं कि मेन फंक्शन होता है, या वहीं पर ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है ये प्राइमरी सेल वॉल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा थिक होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सो इसकी जो थिकनेस होता है इट इज अबाउट 5 to 10 माइक्रोमीटर थिक, ठीक है।
तो ये 5 से क्या है 10 माइक्रोमीटर तक थिक होता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है, उसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो टोटली डिसअपियर हो चुका होता है। ये बात आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है, वो 3 लेयर से मिलके बनता है, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला यहाँ पर आप देख रहे हो क्या है, आउटर लेयर, ठीक है, बीच वाला क्या है आपका मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाला क्या है आपका इनर लेयर। तो इन 3 लेयर्स के मिलने से आपका सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये 3 लेयर जब आपस में मिलेंगी तब जाके हमारा क्या होगा, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अभी जो सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, देखते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली इसके अंदर आप देखेंगे कि कंसिस्ट ऑफ many layers of closely packed microfibrils। तो ध्यान रखना है कि इस सेकेंडरी लेयर का जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो माइक्रोफिब्रिल्स है उसकी बहुत सारी लेयर्स आपको देखने को मिल जाएगी जो कि आपस में क्लोजली पैक्ड होती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जनरली कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जिसके अंदर आप देखेंगे कि जाइलन और मैनोज भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। जनरली अगर अभी हमने बताया कि ये क्या है, माइक्रोफाइब्रिल से मिलकर बनता है, और माइक्रोफाइब्रिल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सेल्यूलोज से होता है, ठीक है। तो जनरली की जो माइक्रोफाइब्रिल्स वो क्या होता है, मोस्ट ऑफन एक सेल्यूलोज होता है, ठीक है। माइक्रोफिब्रिल्स आर मोस्ट ऑफन आर सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि आपको सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज के अलावा, जैसे कि अगर हम बात करें कुछ एल्गी के अंदर, ठीक है, तो इन सम एल्गी आपको सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर आपको जाइलन एंड मैनन देखने को मिल जाता है। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार फटाफट चीजों को हाईलाइट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या है कि सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन तब होता है जब प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, जब प्राइमरी सेल वॉल अपनी ग्रोथ को कंप्लीट कर चुका होता है तब इसका फॉर्मेशन होगा। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ आपको सर्टन मैच्योर एंड स्पेशलाइज सेल्स के अंदर ही देखने को मिलेंगे। मींस कि सारे सेल्स के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल हो ये जरूरी नहीं है। ये चीज आपको याद रखना है। इसकी जो थिकनेस होती है थोड़ी ज्यादा होती है, यानी ये क्या होगा कि जो प्राइमरी सेल वॉल है उसके कंपैरिजन में ज्यादा थिक होता है। और सेकेंडरी सेल वॉल अगर हम बात करें तो मेनली उन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है जो थोड़ा सा वुडी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। अगर सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें, ठीक है, तो सेकेंडरी सेल वॉल में देखेंगे कि इसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होता है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और आपका लास्ट वाला क्या होता है, इनर लेयर। तो ये 3 लेयर से मिलकर बनते हैं, चीज आपको याद रखना है। अभी जितने भी लेयर्स हैं जो सेकेंडरी सेल वॉल है, इसका जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन इसलिए हो पाता है क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर क्लोजली पैक्ड जो माइक्रोफिब्रिल्स हैं उसकी बहुत सारी लेयर्स आपस में जमती है, या बोल सकते हैं कि बहुत सारी जो लेयर है माइक्रोफिब्रिल्स की वो मिलने के बाद जाकर आपका सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैक्रोफिब्रिल होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं। अभी सेल्यूलोज क्या होता है, आपको मैंने पढ़ाया था कि ये पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने पॉलीसेकेराइड के ऊपर कंप्लीट लेक्चर ले रखा है, तो आप उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, जो सेल्यूलोज है वो एक आपका पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड है, तो पॉलीसेकेराइड की बहुत सारे यूनिट मिलने के बाद एक क्या होता है, माइक्रोफिब्रिल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एडिशनल चीज आपको याद रखना है कि कुछ एल्गी होते हैं, ठीक है, उनके अंदर सेल्यूलोज के अलावा आपको जाइलन और मैनन देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी पॉइंट है सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया है,
तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अब बात करते हैं टर्सरी सेल वॉल की, ठीक है। टर्सरी सेल वॉल आपको ओकेजनली मिलता है, यानी ऐसा नहीं कि हर सेल के अंदर आपको ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ओकेजनली मिलेगा, और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो सेकेंडरी के नीचे होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा, फॉर्म्ड, पहली चीज फॉर्म्ड फॉर्म्ड ऑन द इनर, या फॉर्म्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल के इनर सरफेस पे इसका फॉर्मेशन होता है, ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम टर्सरी सेल वॉल की बात करें तो बहुत थिन होता है, ठीक है। तो कैसा है, वेरी थिन लेयर, बहुत ही थिन लेयर होगा, ये चीज आपको याद रखना है। और उसके अलावा ये मिलता कहाँ है, वेरी थिन लेयर फाउंड इन जाइलम, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, यानी जो जिम्नोस्पर्म की जाइलम ट्रैकिड्स है ये आपको वहां पर देखने को मिल जाता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इस अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, जो टर्सरी सेल वॉल है ये आपका जाइलन का बना हुआ होता है, ये सेलुलोज का बना हुआ नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकता है, ठीक है। सो कंपोज्ड ऑफ जाइलन, जाइलन इंस्टेड इंस्टेड ऑफ सेलुलोज, यानी सेलुलोज के अलावा ये किसका बना हुआ होता है, जाइलन का बना हुआ होता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो इसको भी एक बार हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। सो क्या होगा, इनर सरफेस ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल पे बना होगा, ठीक है, बहुत ही थिन लेयर होती है। और यहाँ पर आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, जाइलम ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में देखने को मिल जाएगा। जो जिम्नोस्पर्म का जो जाइलम ट्रैकिड्स है कंडक्शन में बेसिकली हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो आपका टर्सरी सेल वॉल है इसको बनाने के लिए जाइलन की जरूरत पड़ती है, ना कि सेलुलोज, ठीक है। तो यहाँ पर सेलुलोज नहीं होगा, यहाँ पर जाइलन प्रेजेंट होगा। तो ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेलुलोज, कि सेलुलोज यहाँ पर जो सेल वॉल है उसके अंदर ऑर्गेनाइज कैसे होता है, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे जो सेलुलोज है वो फाइबर्स के तौर पे बने होते हैं, यानी मैक्रोफेब्रिल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि सेल वॉल को बनाने के लिए यहाँ पर क्या है, इस तरीके से बहुत सारे मैक्रोफिब्रिल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैक्रोफिब्रिल्स आपस में इंटरवुवन होते हैं, यानी जितने मैक्रोफिब्रिल्स है, उसके अलावा जो पेक्टिन्स है, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, या फिर अगर हेमी सेलुलोज हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड होके अरेंज होते हैं, तब जाके पूरा का पूरा आपका सेल वॉल बनता है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर मैक्रोफिब्रिल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो सेल वॉल है वो मैक्रोफिब्रिल किसके बना होता है, मैक्रोफिब्रिल्स का बना हुआ होता है, ठीक है। और ये मैक्रोफिब्रिल बनता कैसे है उसको पहले इस फ्लो चार्ट की मदद से समझ लेते हैं, फिर सारी चीज आपको समझना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो सबसे सिंपल शुगर है वो हमारा क्या है, मोनोसेक्राइड यानी ग्लूकोज है, ठीक है। अब क्या होगा, ग्लूकोज की बहुत सारी जब चेन आपस में मिलेगी तब जाके क्या बनता है, सेलुलोज बनता है, ठीक है। कैसे बनता है ये ऑलरेडी मैंने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। पॉलीसेकेराइड वाले पार्ट में आप उसको देख लेंगे तो पता चल जाएगा। तो जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो सेल्यूलोज बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या कि ये बहुत सारे ऑलमोस्ट अराउंड 100 सेल्यूलोज के जो चेन है, ठीक है, 100 सेल्यूलोज की जो चेन बनेगी, 100 सेल्यूलोज की जो चेन बनेगी वो आगे जाके मिसेल का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, मिसेल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब ये जो मिसेल है इसके भी बहुत सारे बंडल्स, इसके जो बंडल्स होते हैं, बंडल्स ऑफ मिसेल, ठीक है। जब बंडल ऑफ मिसल्स मिलेंगे तब जाके बनता है माइक्रोफाइब्रिल या माइक्रोफिब्रिल, ठीक है। और ये जो माइक्रोफिब्रिल हमने बनाया है इसके भी जब बंडल्स होंगे, बंडल्स ऑफ माइक्रोफिब्रिल, ठीक है, बंडल्स ऑफ माइक्रोफिब्रिल आपस में जाके क्या बना देते हैं, मैक्रोफिब्रिल
फिब्रिल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हमारा फ्लो चार्ट चलता है, यानी कि मैक्रोफिब्रिल का फॉर्मेशन कैसे होगा। ग्लूकोज है, पहले सेलुलोज बनेगा, सेलुलोज की लगभग वही 100 सेलुलोज चेन मिलेगी तो मिसल बनेगा। मिसल्स, बहुत सारे मिसल्स जब आपस में बंडल बना देंगे तो माइक्रोफिब्रिल बनेगा, और बहुत सारे जब माइक्रोफिब्रिल्स के जो बंडल होंगे जब वो आपस में मिल जाएंगे तब वो जाके मैक्रोफिब्रिल का फॉर्मेशन करता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। जैसे कि आप यहाँ पर ये डायग्राम देख पाओगे। ठीक है, तो एक सेलुलोज फाइबर को बनाने के लिए कितने सिंपल लेवल पे हमें काम करना होता है उसको ध्यान से देखो कि सबसे पहले क्या है, यहाँ पर सेलुलोज है। ठीक है, सेलुलोज के बहुत सारे यूनिट्स आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा कि बहुत सारे चेन्स, इस तरीके से बहुत सारे सेलुलोज के चेन्स आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, मिसल बना देता है। ठीक है, जब ये मिसल बन जाएगा तो मिसल्स की जो बाउंड्री, मतलब बंडल्स ऑफ मिसल्स होता है, वो एक छोटे से माइक्रोफिब्रिल का फॉर्मेशन करेंगे, और जब बहुत सारे माइक्रोफिब्रिल आपस में मिल जाते हैं तो पूरा का पूरा एक मैक्रोफिब्रिल, या इसी को हम सेलुलोज फाइबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो जनरली अगर हम बात करें कि जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, तो अगर हम सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो मेनली किस पे बेस्ड होता है, सेलुलोज पे बेस्ड होता है। ठीक है, यानी सेलुलोज से ही बना होगा, क्योंकि जो मैक्रोफिब्रिल है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल है वो आपका क्या है, सेलुलोज बेस्ड होता है, यानी सेलुलोज की वजह से बनता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल है इज बेस्ड ऑन सेलुलोज। ये किसका बना होगा, सेलुलोज का बना होगा। ये चीज आप उसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो सेलुलोज है, ठीक है, या सेलुलोज के अंदर की वजह से जो सेल वॉल बन रहा है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो सेल वॉल है उसके अंदर जो माइक्रोफैब्रिल है, यानी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ मैक्रोफिब्रिल ऑफ 0.5 माइक्रोन विड्थ, यानी सेल वॉल बनाने के लिए जो मैक्रोफिब्रिल हमें चाहिए उसकी विड्थ कितनी होती है, 0.5 माइक्रोन होती है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जितने भी माइक्रोफिब्रिल्स है, ठीक है, जितने भी माइक्रोफिब्रिल्स है प्राइमरी सेल वॉल के अंदर तो रैंडम में अरेंज होते हैं, लेकिन वही सेकेंडरी सेल वॉल का जब फॉर्मेशन होते हैं तब ये बहुत ज्यादा, मतलब कि क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो मैक्रोफिब्रिल है जब वो प्राइमरी सेल वॉल बनाएंगे, ठीक है, सो इन प्राइमरी सेल वॉल, तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्या होगा, द मैक्रोफिब्रिल आर रैंडमली अरेंज्ड। ठीक है, आर रैंडमली अरेंज्ड। ठीक है, वो कैसा होता है, रैंडमली अरेंज्ड होगा। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। लेकिन वही अगर सेकेंडरी सेल वॉल बनाना है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि ये जो मैक्रोफैब्रिल्स है, ठीक है, दे आर क्लोजली अरेंज्ड, ठीक है, क्लोजली अरेंज्ड एंड बिकम पैरेलल, या क्लोजली अरेंज्ड एंड पैरेलल टू वन अनदर। और यहाँ पर क्या होता है, जितने भी मैक्रोफिब्रिल होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि जो सेल वॉल है, जो आपका सेकेंडरी सेल वॉल है, उसके अंदर आपको मल्टीपल लेयर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो प्राइमरी के मुकाबले ज्यादा थिक होता है। ठीक है, वो क्या होता है, ज्यादा थिक होता है, तो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर आपको ये क्या है, थोड़े से थिक देखने को मिलेंगे, उसके मल्टीपल लेयर्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि इनका जो ओरिएंटेशन होगा मैक्रोफिब्रिल्स का, हर एक लेयर में यहाँ पर अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं। सो दे आर ओरिएंटेड in different direction in different layer of cell wall। ठीक है, तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है हमें कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है
वो भी मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल की जो थिकनेस होती है वो ज्यादा होती है। तो वहां पर क्या होगा, आप देखेंगे कि जो मैक्रोफिब्रिल्स की बहुत सारी लेयर्स मिलेंगी, ठीक है, और वो सारी लेयर एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि जो अलग अलग लेयर है, हर एक लेयर के अंदर जो मैक्रोफिब्रिल की जो डायरेक्शन है, जो ओरिएंटेशन है, वो अलग अलग होती है। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें से कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखना है, ये पूरा का पूरा ये सीक्वेंस याद रखना है, जो आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से माइक्रोफिब्रिल बनता है, ठीक है। तो ये हमें सीक्वेंस तो पहले याद ही रखना है, आसान सा सीक्वेंस है, सच कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो सेल वॉल है प्लांट का, वो किस पे बेस्ड होता है, सेल्यूलोज पे बेस्ड होता है, क्योंकि सेल्यूलोज से बनने वाला जो मैक्रोफिब्रिल है वही बनाता है, ठीक है। तो किसका बना होता है, कंपोज्ड ऑफ मैक्रोफिब्रिल, ठीक है। और इसकी जो विड्थ होती है 0.5 माइक्रोन विड्थ होती है, ये चीज आपको याद रखना है। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो मैक्रोफिब्रिल है वो रैंडमली अरेंज होता है, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन वही अगर सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो सारे के सारे जो मैक्रोफिब्रिल होते हैं क्लोजली अरेंज होते हैं और एक दूसरे के कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। और इनका जो ओरिएंटेशन होगा वो आपको डिफरेंट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, यानी हर डिफरेंट लेयर के अंदर मैक्रोफिब्रिल का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगर कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यहां तक किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि सेल वॉल के मैट्रिक्स के बारे में, यानी जो सेल वॉल का जो मैट्रिक्स है वो कैसे बना हुआ होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो सेल वॉल का जो मैट्रिक्स है वो बेसिकली बनता कैसे है। तो इसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे मैक्रोफिब्रिल, माइक्रोफिब्रिल्स हो गया, उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग पॉलीसेकेराइड्स हो गया, वो सारे के सारे आपस में मिले हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, और उनके बीच में आपको बेसिकली क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इनका जो पूरा का पूरा सेल वॉल का जो मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, माइक्रोफिब्रिल हो जाएगा सेल्यूलोज का, उसके अलावा दूसरे पॉलीसेकेराइड्स देखने को मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपको क्या मिल जाएगा कि माइक्रोफिब्रिल्स, ठीक है, एंड अदर पॉलीसेकेराइड्स are embedded in मैट्रिक्स के अंदर मैक्रोफिब्रिल्स और बहुत सारे पॉलीसेकेराइड एम्बेडेड होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। जब सेल अलग अलग ग्रोथ फेज में होता है तो उसके अंदर अलग अलग सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको हम मेंशन कर लेते हैं। सो इसको कैसे लिख सकते हैं कि जैसे सब्सटेंस present in matrix vary with growth phase of plant, यानी जब प्लांट अलग अलग ग्रोथ फेज में होता है तो उसके अंदर जो सब्सटेंस है वो वेरी कर सकता है उसके मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। कैसे वेरी करता है उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे सपोज करो अगर वो अर्ली ग्रोथ स्टेजेस में है, ठीक है, अगर वो क्या है, अर्ली स्टेज में है, ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे जो पैक्टिक सब्सटेंस है, यानी जो पैक्टिन से रिलेटेड सब्सटेंस है जिसको हम पैक्टिक सब्सटेंस बोल रहे हैं, ठीक है, पैक्टिक सब्सटेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर आपको पॉली ग्लैक्टो यूरोनिक एसिड ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। मींस कि मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि मैट्रिक्स का जो के अंदर जो सब्सटेंस होता है उसकी जो वैल्यू है, या वो बोल सकते हैं उसकी जो नेचर है, वो बदल रही होती है और डिपेंड करती है कि सेल कौन से ग्रोथ फेज के अंदर है, ठीक है। यानी अर्ली स्टेजेस में होगा तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, पैक्टिक सब्सटेंस ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन अगर वो लेटर स्टेजेस में है,
या आप बोल सकते हैं फाइनल स्टेज के अंदर है, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पर आपको सेवरल न्यूट्रल पॉली सेकेराइड देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर हेमी सेलुलोज देखने को मिल जाएगा, हेमी सेल्यूलोज देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि मैट्रिक्स के अंदर जो सब्सटेंस है वो वेरी करता है, डिपेंड करता है सेल के ग्रोथ फेज पे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसी डाइकॉट के बारे में, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई भी डाइकॉट है या डाइकोटिलीडन है। आप जानते हैं डाइकॉट का मतलब क्या होता है। तो अगर हम किसी डाइकॉट के प्राइमरी सेल वॉल के बारे में बात करें, प्राइमरी सेल वॉल के बारे में बात करें, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड और जो सेल्यूलोज है या जो सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स है वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। जैसे यहाँ पर ये ध्यान से देखो तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं या बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पॉलीसेकेराइड्स हैं, जैसे कि पैक्टिन मॉलिक्यूल्स हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गया, ये सारे के सारे आपस में क्या है कि इनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो डाइकॉट के प्राइमरी सेल वॉल के अंदर आपको देखने को क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स देखने को मिलता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स देखने को मिलेगा। और ये जितने भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होते हैं ये आपस में लिंक्ड होते हैं, लिंक्ड विद ईच अदर या लिंक्ड टू ईच अदर, यानी ये जितने भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। उसके अलावा ये क्या है, लिंक्ड टू ईच अदर, ठीक है। एंड also linked to cellulose microfibril by covalent bond या covalent linkage। क्या मतलब हुआ इसको समझते हैं। डाइकॉट के अंदर जो प्राइमरी सेल वॉल है उसके अंदर आपको देखने को बेसिकली सेल वॉल किससे बना होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, सेल्यूलोज, इनसे बना होता है, ठीक है। तो ये आपस में जुड़े कैसे होते हैं उसके बारे में कहना चाह रहा है कि जो डाइकॉट है उसके अंदर जो प्राइमरी सेल वॉल है वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनता है जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं। उसके अलावा वो सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल से भी जुड़े हुए होते हैं और उनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, कोवलेंट लिंकेज करता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की बात करें तो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की बात करें तो इसके अंदर आपका इंक्लूड हो जाएगा जाइलो या जाइलोग्लूकन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जाइलोग्लूकन, ठीक है। अब ये जाइलोग्लूकन क्या होता है इसको समझते हैं। तो बेसिकली एक लीनियर चेन होता है, लीनियर ग्लूकन चेन विथ जाइलोज गैलेक्टोज एंड फ्यूकोज इन इट्स ब्रांच। मतलब कि जो जाइलोग्लूकन है इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे ग्लूकेन की एक लीनियर चेन होगी, जैसे मान लेते हैं ग्लूकेन की लीनियर चेन हो गई और उसके साथ ब्रांचिंग में यहाँ पे जाइलोज हो सकता है, ग्लेक्टोज हो सकता है या फिर फ्यूकोज हो सकता है, इस तरीके से इसके साथ ब्रांचिंग में होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा सेकंड चीज आपको क्या देखने को मिल सकती है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की बात करें तो इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है एरेबिनोइज, ठीक है, एरेबिनोग्लेक्टेन्स। ये नाम थोड़े ऐसे हैं, इनको एक बार आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी वो आपको देखने को मिल जाएगी रैमनोग्लेक्टेन्स, ग्लेक्टोयूरिनोनेज, ठीक है, यानी रैमनोग्लेक्टोयूरिनेज भी देखने को मिल जाएगा। तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन्स भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि एक्सटेंसिन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन
ग्लाइकोप्रोटीन जिसका नाम है एक्सटेंसिन, जिसका नाम क्या है, एक्सटेंसिन, इज ऑल्सो प्रेजेंट, इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेल वॉल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो ये जो एक्सटेंसिन है वो बेसिकली कोलेजन के जैसा होता है। ठीक है, एक्सटेंसिन कैसा होता है, कोलेजन के जैसा होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लाइक कोलेजन, कोलेजन। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, 4 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी प्रोलीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक्सटेंसिन के अंदर 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन प्रेजेंट होगा। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, माइक्रोफाइब्रिल्स हो गया, उसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स अदर पॉलीसेक्राइड्स देखने को मिल जाएंगे। और ये सारी चीजें क्या है, इसके अंदर एम्बेडेड होती हैं। चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो सब्सटेंस आपको मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलता है वो डिफरेंट ग्रोथ फेजेस ऑफ प्लांट पर वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अर्ली स्टेजेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, पैक्टिक सब्सटेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वही बात करें कि अगर वो लेट स्टेज में है, ठीक है, लेटर स्टेजेस में है, तो आपको न्यूट्रल पॉलीसेक्राइड्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम डाइकॉट के प्राइमरी सेल वॉल के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड और क्या होगा, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल से मिलके बनता है, जो कि आपस में कोवलेंट लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन है उसके अंदर आपका जाइलोकेन हो सकता है, ये जाइलोग्लूकन आ जाएगा। और जाइलोग्लूकन क्या होता है कि इसके अंदर ग्लूकन की एक लीनियर चेन प्रेजेंट होती है, उसके अलावा जाइलोज, ग्लेक्टोज और फ्यूकोस ब्रांच में प्रेजेंट होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा एरिबिनोग्लैक्टेंस देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा बात करें तो आपको रेमनोग्लैक्टेन यूरिनेज भी देखने को मिल जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक ग्लाइकोप्रोटीन भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है उसको एक्सटेंसिन बोलेंगे। और ये लगभग कोलेजन के जैसा होता है, यानी इसके अंदर 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन प्रेजेंट होगा। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो ये इनिशियल है, जब ग्रोथ चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट थोड़ा सा ओल्ड होना स्टार्ट हो जाता है तो जो मैट्रिक्स है वो धीरे धीरे लिग्निफाइड होना स्टार्ट हो जाता है। लिग्निफाइड का मतलब यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स कि ये आगे जाके धीरे धीरे वुडी होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्राइमरी पिट फील्ड्स एंड प्राइमरी पिट। ठीक है, अब ये प्राइमरी पिट फील्ड्स और ये प्राइमरी पिट क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जो प्राइमरी सेल वॉल है आपका, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर आपको बहुत सारे डिप्रेशंस देखने को मिलते हैं। इस तरीके से एक रीजन होता है प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जिसके अंदर डिप्रेशंस होते हैं, बहुत सारे इस तरीके से पोर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ ही से इसी पोर्स की मदद से ये क्या करते हैं, जिन सेल्स के अंदर प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो एडजेसेंट सेल से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से ग्रुप ऑफ पिट्स आपको देखने को मिल रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी पिट फील्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी पिट फील्ड बोलते हैं। और ये कहाँ देखने को मिलेगा, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन वही अगर मैं बात करूं सेकेंडरी सेल वॉल की, ठीक है, तो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर आपको इस तरीके से डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो ये मान लेते हैं प्राइमरी सेल वॉल है, उसके ये है प्राइमरी सेल वॉल और ये है आपका नीचे वाला सेकेंडरी सेल वॉल। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसके अंदर आपको इस तरीके से डिप्रेशन देखने को मिलता है। और ये जो डिप्रेशन है, यही डिप्रेशन आगे जाके बेसिकली पिट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये क्या बनाता है, पिट बनाता है। और इसी पिट की मदद से बेसिकली जो सेल है वो कम्युनिकेट करता है एडजेसेंट सेल से। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर जो पिट बनता है वो 2 तरीके के हो सकता है। एक होता है बॉर्डर्ड पिट और एक होता है सिंपल पिट। ठीक है, तो बॉर्डर्ड पिट का जो डायग्राम होता है कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको देखने को मिलता है कि जो बॉर्डर्ड या सेंटर वाला जो पिट होता है उसके बीच में इस तरीके से माइक्रोफाइब्रिल की इस तरीके से अरेंजमेंट होती है। किसका बना होता है, माइक्रोफाइब्रिल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम टॉरस बोलते हैं। ठीक है, और इसके चारों तरफ आपका जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मार्गो। अभी जो मार्गो है, मार्गो के अंदर ये जो मार्गो है
इस मार्गो के अंदर ही ये होल प्रेजेंट होता है और इसी पोर की मदद से सेल क्या करता है, किसी चीज के साथ या दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करने का काम करता है। ठीक है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो आपका प्राइमरी पिट फील्ड कहाँ देखने को मिलेगा, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर, और सिंपल प्राइमरी पिट्स आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो ये कहाँ प्रेजेंट होगा ये मैंने मेंशन कर ही दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या कि थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, कि सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर जो डिप्रेशन होता है ये क्या होगा, ये जो पिट है वो डिप्रेशन होता है। तो हमें दो चीजें याद रखनी है कि जो प्राइमरी पिट फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल में होगा और प्राइमरी पिट्स आपको सेकेंडरी सेल वॉल में, मतलब सेकेंडरी सेल वॉल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी सेल वॉल में जो पिट हमें मिल रहा है, ये जो पिट हमें मिल रहा है, ये जो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है आपका बॉर्डर्ड, एक हो जाएगा बॉर्डर्ड पिट, ठीक है, और दूसरा हो जाता है आपका सिंपल पिट। एक हो जाएगा बॉर्डर्ड पिट और दूसरा क्या हो जाता है, सिंपल पिट हो जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बॉर्डर्ड पिट के बारे में हमें क्या याद रखना है कि द सेकेंडरी सेल वॉल प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, ये द सेकेंडरी सेल वॉल प्रोजेक्ट्स ओवर द कैविटी ऑफ पिट चैम्बर or the cavity of pit chamber which open outside through pit aperture। क्या मतलब है इसका, इसको समझते हैं। ठीक है, जनरली जैसे सपोज करो दो सेल आपको देखने को मिल रहा है, ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये सेल नंबर 1 है, सेल नंबर 2 ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो जनरली होता क्या है यहाँ पर कि जो दो सेल्स हैं, ठीक है, जो दो सेल्स हैं, दोनों सेल में इस तरीके से जो डायग्राम आप देख रहे हो, तो ये जो पिट है आपका, ये पिट कहाँ देखने को मिलता है, सेकेंडरी, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सेकेंडरी सेल वॉल। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डायग्राम हमारा कैसा होता है, सबसे ऊपर होता है मिडिल लैमेला, ठीक है, मिडिल लैमेला के जस्ट नीचे क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल, उसके जस्ट नीचे क्या होता है आपका सिंपल क्या देखने को मिलेगा, आपका सेकेंडरी सेल वॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर इस तरीके से डिप्रेशन बन रहा है, इसके अंदर पिट बन रहा है। ठीक है, इसके अंदर पिट बन रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो प्राइमरी वॉल है इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, प्राइमरी पिट फील्ड देखने को मिलता है। तो ये जो पिट है, ठीक है, ये पिट क्या है, इस तरीके से यहाँ पर ओपन होगा, इसके साथ ओपन होगा, और यहाँ से कोई चीज अगर निकलना है तो उसको इस पर्टिकुलर अपर्चर से बाहर निकलना होगा, जिसको हम पिट अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा इसको बोलेंगे पिट चैम्बर। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के मिलने की वजह से यहाँ पे पिट चैम्बर और पिट वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, जनरली यहाँ पर क्या होगा, जो पिट मेम्ब्रेन है, अब जो ये पिट मेम्ब्रेन, अगर मैं इस पार्ट को, ये जो पार्ट है इसको हमने यहाँ पे बड़ा करके देख रखा है, तो यहाँ पर देखो ये पिट बॉर्डर्स हो गए, पिट बॉर्डर्स को हम क्या बोलते हैं, मार्गो बोलते हैं, और बीच में माइक्रोफाइब्रिल का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको टॉरस बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और ऊपर की तरफ जहाँ पे ओपनिंग होती है उसको पिट अपर्चर बोला जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो जनरली क्या होगा, इसमें लिख लेते हैं कि द पिट membrane have thickening of microfilaments या microfibrils called torus। इसको क्या बोला जाता है, टोरस बोला जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ये और ये क्या है, एक सर्कुलर डिपोजिशन होता है माइक्रोफिब्रिल का, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब टोरस के चारों तरफ ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्गो। ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं कि मेम्ब्रेन सराउंडिंग टोरस इज कॉल्ड मार्गो। इसको क्या बोला जाता है, मार्गो बोला जाता है। ये चीज आपको उसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और जो सिंपल पिट है इसके अंदर किसी भी तरीके का प्रोजेक्टिंग मार्जिन नहीं होता। जैसे ऊपर की तरफ यहाँ पे मार्जिन दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी तरीके का नो प्रोजेक्टिंग मार्जिन।
ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सो मे बी हो सकता है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको फटाफट मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। प्राइमरी पिट फील्ड क्या होता है या प्राइमरी पिट्स का काम क्या होता है। जनरली ये जो प्राइमरी पिट फील्ड्स है और प्राइमरी पिट का सिंपल एक ही काम होता है कि दो एडजेसेंट सेल्स को आपस में कम्युनिकेशन में हेल्प करना, ठीक है। तो जनरली होगा क्या कि जो जिन सेल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको बहुत सारे सिंपल सा क्या है, बहुत सारे इंप्रेशन सेट बोल सकते हैं, डिप्रेशन देखने को मिल सकते हैं, या मतलब कि छोटे छोटे छेद देखने को मिल सकते हैं, जिनको हम प्राइमरी पिट फील्ड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही पिट्स आपको क्या है सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर दिखने को मिलता है, तब उसको हम प्राइमरी पिट फील्ड ना बोल के सिंपल सा प्राइमरी पिट बोलेंगे, ठीक है। अभी जो प्राइमरी पिट है इसके अंदर आप देखेंगे कि मेम्ब्रेनस थिकनिंग देखने को मिलती है, जो कि माइक्रोफाइब्रिल की होती है, जिसको टोरस बोलते हैं, ठीक है। और उसको कवर करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसको मार्गो बोलते हैं। बस आपको ये याद रखना है, टोरस और मार्गो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें इस पूरे मतलब कि इस पूरे पीपीटी से या इस स्लाइड से हमें समझना है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या है, तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, दोनों सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। जैसे सपोज करिए सेल 1 है, सेल 2 है, सेल 3 है, तो तीनों सेल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है, प्लस उसके बाद क्या है, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो अगर मुझे प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूं मैं, कि क्या होगा, द प्राइमरी सेल वॉल कंटेन्स द प्राइमरी cell wall contains a small opening in the primary pit field ठीक है। और इसी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, ठीक है। सो क्या होगा, द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एक के जस्ट बगल वाला, ठीक है। एडजेसेंट सेल कम्युनिकेट थ्रू दिस पोर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाय साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। और प्लाज्मोडेस्माटा को बनाने के लिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके टिब्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, या वो टिब्यूल्स बेसिकली फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो टिब्यूल्स ऑफ ER helps in formation of plasmodesmata, ठीक है। तो समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब क्या है। तो जनरली यहां पर इस डायग्राम को ध्यान से देखें, ये दो एडजेसेंट सेल है, ठीक है। तो एडजेसेंट सेल में होगा क्या कि जो प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर इस तरीके से पिट प्रेजेंट होंगे, पिट फील्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इन पिट फील्ड्स को आपस में इस तरीके से एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से इस तरीके से या साइटोप्लाज्मिक ब्रिज से कनेक्ट कर दिया जाता है। और ये जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है इसका बनाने का काम किससे होता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टिब्यूल से। कैसे, जैसे मान लो ये पहला सेल था, पहले सेल का ये पिट फील्ड है, ठीक है, और ये दूसरे सेल का पिट फील्ड है, ठीक है। अब इनको हमें आपस में कनेक्ट करना है, तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए टिब्यूल चाहिए। तो टिब्यूल लें, ये टिब्यूल हो गया, ये टिब्यूल हो गया। ये क्या है, ये प्राइमरी पिट फील्ड है, ये प्राइमरी पिट फील्ड है, ये भी आपका प्राइमरी पिट फील्ड है, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी पिट फील्ड है इनको आपस में कनेक्ट किया टिब्यूल ने। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बन के आया है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, यानी जो साइटोप्लाज्म है एडजेसेंट सेल का, वो कम्युनिकेट करता है स्पोर की मदद से, जिनको आपस में साइटोप्लाज्मिक ब्रिज से कनेक्ट किया जाता है। और इस साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। और जो टिब्यूल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हेल्प करता है प्लाज्मोडेस्माटा के
फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखना है यहाँ पे। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो रही है, लेकिन इसके अंदर ही हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं लिग्निन, ठीक है। यानी क्या होगा, ये कार्बोहाइड्रेट से ड्राइव्ड होता है और ये बेसिकली जो प्लांट सेल है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, स्ट्रेंथ, बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। और ये बेसिकली क्या है कि वुडी टिश्यूज के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो अगर हम लिग्निन के बारे में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये ड्राइव्ड होता है, ड्राइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, यानी ये कहां से बनता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, एंड रिजिडिटी, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू सेल वॉल, ठीक है। तो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है और सेल को या सेल वॉल को ये स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देने का काम करता है। ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। यूजुअली जो लिग्निन है आपको वुडी टिश्यूज के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, फाउंड इन वुडी टिश्यू, ठीक है, वुडी टिश्यू के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं लिग्निफिकेशन, ठीक है। ये लिग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, लिग्निफिकेशन का मतलब है कि जो सेल वॉल की मैट्रिक्स है उसके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन होना, ठीक है। अब जैसे ही लिग्निन का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, उस केस में क्या है, जो सेल वॉल है वो थोड़ा सा वुडी हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो जो लिग्निफिकेशन का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ lignification starts with, ये याद रखना है आपको, सबसे पहले आएगा प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। देन आएगा आपका मिडिल लैमेला, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है सेकेंडरी सेल वॉल, फिर क्या आ जाता है आपका सेकेंडरी सेल वॉल आ जाता है। यानी लिग्निफिकेशन का मतलब क्या है, लिग्निन का एडिशन होना, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सुबेरिन हो गया, उसके बाद क्यूटीन हो गया, या उसके बाद करें कुछ वैक्सेस हो गया, ये भी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो लिग्निफिकेशन का मतलब क्या है, लिग्निफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर सेल वॉल के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और लिग्निन जैसे ही डिपॉजिट होगा तो सेल वॉल कैसा होता है, हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो हमें इसके बारे में याद रखना है कि जो लिग्निन है वो कार्बोहाइड्रेट से ड्राइव्ड होता है, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, किसको, सेल वॉल को, ठीक है। उसके अलावा ये मेनली वुडी टिश्यू के अंदर पाया जाता है, ठीक है। लिग्निफिकेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है प्राइमरी सेल वॉल के अंदर, देन मिडिल लैमेला के अंदर, और सबसे लास्ट में जो लिग्निफिकेशन होता है सेकेंडरी सेल वॉल का होता है, ठीक है। लिग्निन के अलावा यहाँ पर आपको कुछ लिपिड्स मॉलिक्यूल भी देखने को मिल जाएगा, जैसे सुबेरिन हो गया, क्यूटीन हो गया, वैक्सिस हो गया, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, कि सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। अगर हम सेल वॉल की फॉर्मेशन की बात करें कि बनता कैसे है, तो जनरली क्या होगा कि जैसे ही प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद आप देखोगे कि इक्वेटर पे, जैसे न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद इक्वेटर पे फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब फ्रेगमोप्लास्ट का जैसे ही फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से कुछ ग्रेन्यूल मॉलिक्यूल्स, जो ग्रेन्यूल्स है वो आके इन फ्रेगमोप्लास्ट के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अटैच होने के बाद ये क्या है, पूरा का पूरा सेल प्लेट का फॉर्मेशन कर देंगे, और इसी सेल प्लेट के ऊपर क्या है, धीरे धीरे
नए मॉलिक्यूल आके ग्रो करेंगे, उनका डिपोजिशन होगा, जिसकी वजह से जो लेयर है काफी थिक हो जाता है और बीच बीच में उसके पोर्स बन जाते हैं, और जैसे ही पोर बन जाएगा तो इस तरीके से सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इनिशियली अलग अलग सेल प्लेट बनेगा, फिर उसके बाद ये क्या है पूरी तरीके से बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो किस तरीके से होगा उसको मैं यहाँ पे सिंपल सा सीक्वेंस में लिख देता हूँ, इसको आप डायरेक्टली याद कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन सेल प्लेट, सेल प्लेट जिसको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, अपीयर, जिसको हम सेल प्लेट यानी क्या होगा न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल प्लेट जिसको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, अपीयर अक्रॉस अक्रॉस द इक्वेटर, यानी कि जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा वैसे क्या होगा, हमें इक्वेटर पे सेल प्लेट का दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। जैसे ही ये इक्वेटर पे हमें सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है, अब क्या होगा, जो ग्रेन्यूल्स है, ग्रेन्यूल्स फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वहां से जो ग्रेन्यूल है वो क्या करते हैं, अरेंज themselves themselves on the equator, on the equator, यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो ग्रेन्यूल है वो भी अपने आप को इक्वेटर पर डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि ये जितने भी ग्रेन्यूल्स हैं और ये जो ये आपके सिंपल सा सेल प्लेट है ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो क्या होगा, दे फ्यूज टू फॉर्म सेल प्लेट। ठीक है, अभी ऊपर की तरफ सेल प्लेट अपीयर होना स्टार्ट हुआ था, यानी पूरी तरीके से सेल प्लेट दिखा नहीं था, बट अब यहाँ पर सेल प्लेट दिखना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे सेल प्लेट बनना स्टार्ट हो चुका है, आप देखेंगे कि सेल प्लेट की जो थिकनेस है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्या होगा, सेल प्लेट ग्रोज इन थिकनेस बाय एडिशन ऑफ न्यू मटेरियल, यानी नए नए मटेरियल आके इक्वेटर पे जमा होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से एक थिक बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है, यहाँ पर आपको नैरो ओपनिंग भी बीच बीच में देखने को मिलेगी, जो कि प्लाज्मोडेस्माटा का काम करता है। ठीक है, सो नैरो ओपनिंग आर लेफ्ट, ठीक है, यानी प्लाज्मोडेस्माटा, सो दैट की दो एडजेसेंट सेल आपस में कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें हाईलाइट कर देता हूं, सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन जब हो रहा होगा, ठीक है, उस केस में सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट हमें इक्वेटर पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वहां से जो ग्रेन्यूल्स हैं वो आके अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं इक्वेटर पे, और फाइनली वो एक दूसरे से फ्यूज होके सेल प्लेट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है, अलग अलग मटेरियल आके इस सेल प्लेट के साथ क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल प्लेट ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है और थोड़ा सा थिक हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, इनके बीच में आपको छोटी छोटी ओपनिंग्स भी देखने को मिल जाती है, जो कि प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है, और दो एडजेसेंट सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये डायग्राम देखो, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, उसके बाद सेल प्लेट यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसका जैसे ही ये दोनों न्यूक्लियस सेपरेट हो जाता है उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ग्रेन्यूल्स आते हैं, ग्रेन्यूल्स आके इस तरीके से जुड़ेंगे और फाइनली वो उसकी लेयर थिक हो जाएगी कुछ इस तरीके से, और बीच बीच में क्या है, यहाँ पर इस तरीके से पोर्स भी बन जाते हैं। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें, ठीक है, जब भी डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है, जब भी डेवलपमेंट हो रहा होता है सेल वॉल का, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जब भी सेल डेवलपमेंट ऑफ सेल वॉल के डेवलपमेंट के समय सबसे पहले आपका बनता है क्या, सिंपल सा बनेगा, पहला फर्स्ट मिडिल लैमेला, पहले बनेगा मिडिल लैमेला, फिर सेकंड बनता है आपका प्राइमरी सेल वॉल, और तीसरी चीज बनती है आपकी सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है,
तो ये चीज आपको इसका ध्यान रखना है। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें बेसिकली क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल जब बनता है तो उसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होगी, और वो जो अलग अलग लेयर है मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसके अंदर जितने भी माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं, बट उनकी डायरेक्शन अलग होती है। और यहाँ पर जो डायरेक्शन है ऑलमोस्ट अराउंड 120 डिग्री तक जाती है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है, जो डायरेक्शन ओरिएंटेशन इनका 120 डिग्री तक होगा। ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि ये अलग अलग लेयर्स की फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर देते हैं कि जो फर्स्ट है मिडिल लैमेला बनेगा, सेकंड बनता है प्राइमरी सेल वॉल, और थर्ड बनता है सेकेंडरी सेल वॉल। और इसके अंदर जितने भी माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं वो 120 डिग्री पे अपने आप को अरेंज करके रखते हैं अलग अलग में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है। एंड फाइनल आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन के बारे में, कि फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑस्मोटिक रेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मोटिक रेगुलेशन का मतलब कि ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, पानी को बाहर या अंदर आने का वो जो चीज़ है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ है तो देता ही देता है, साथ के साथ मॉर्फोलॉजी को भी कंट्रोल करता है या मॉर्फोलॉजी भी सही करके रखता है, ठीक है। उसके अलावा पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है, प्लस सेल सिग्नलिंग में भी हेल्प करेगा। उसके अलावा बात करें तो इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट कि सेल एक्सपेंशन में भी रेगुलेशन करता है, यानी जैसे सपोज करो कि सेल बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होकर फट ना जाए तो उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज में भी ये हेल्प करता है, तो ये चीज़ें आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको जो सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।